हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 12 के बही खाता तथा लेखा शास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक साझेदारी की बात करेंगे। साझेदारी का क्वेश्चन इंटर के अकाउंटेंसी के पेपर में हर वर्ष आता है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी बड़ा भी टॉपिक है। तो हम आज साझेदारी के केवल सामान्य परिचय की ही बात करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं साझेदारी का आशय। व्यवसाय के कई सारे प्रकार हैं, जैसे व्यापार है, कंपनी है, पेशे हैं, एकल व्यापारी है। उसी व्यवसाय का एक पार्ट है साझेदारी व्यवसाय। तो साझेदारी व्यवसाय क्या होता है, हम आज उसी की बात को करेंगे। तो साझेदारी का आशय क्या होता है। साझेदारी का आशय होता है कि बहुत से कार्य, बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जो किसी एक व्यक्ति की क्षमता से बाहर होते हैं। उसको लगता है कि ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो उस कार्य को, उस व्यवसाय को करने के लिए अन्य व्यक्तियों की तलाश करने लगता है ताकि उस व्यवसाय को करा जा सके। तो ऐसा व्यवसाय जिसे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर चलाते हों, साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। यानी कोई व्यवसाय, बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जो कई लोग मिलकर चलाते हों, तो वो साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। इसमें साझेदार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि देखा जाता है कि किसी के पास अधिक पैसा है, तो उसको अधिक पैसा है, अधिक मनी है, तो उसके पास वो व्यवसाय करने की क्षमता नहीं है। तो वो चाहता है मैं बिजनेस करूं, लेकिन बिजनेस करने की क्षमता नहीं है। अब वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जो किसी व्यवसाय को चलाने की क्षमता रखता हो, तो ताकि वो उसको अपने साथ जोड़कर एक साझेदारी व्यवसाय चला सके। इसका पैसा और उसका माइंड लगकर एक साझेदारी व्यवसाय बन सकता है। भारत में साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत चलाया जाता है। उसका आशय क्या है, साझेदारी व्यवसाय का आशय क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति इस प्रकार का समझौता करते हैं कि वो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटेंगे जो सभी की ओर से या सभी की सहमति से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। यानी कि साझेदारी व्यवसाय में लाभ को बांटने का समझौता होता है जो या तो सभी साझेदार मिलकर चलाते हो या सभी की सहमति से कोई एक साझेदार मिलकर चलाता हो। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, इसकी विशेषताएं हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति। क्या अकेला व्यक्ति का भी साझेदार हो सकता है? नहीं ना। तो कम से कम दो व्यक्ति साझेदार होने ही चाहिए। और यानी कि इनकी जो मिनिमम लिमिट है वो कम से कम 2। और अब नया एक्ट आया है, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 की इसकी संख्या 100 कर दी गई है। पहले कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार ये संख्या 20 थी, लेकिन अब ये 100 हो गई है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, हम बात कर रहे हैं साझेदारी की, जो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन साझेदारों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसका साझेदारी अधिनियम में कोई जिक्र नहीं है। इसका जो जिक्र आता है, इसकी जो बात बताई गई है, वो बताई गई है कंपनी एक्ट, अभी आया है 2013। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारी की संख्या की व्याख्या की गई है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी कि कम से कम 2 और अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकते हैं नए कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। दूसरी विशेषता है समझौता या अनुबंध। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो वो आपसी समझौता, आपसी नियम बनाते हैं जो एग्रीमेंट कहलाता है। ये एग्रीमेंट मौखिक या लिखित दोनों ही प्रकार का हो सकता है। लिखित एग्रीमेंट ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति जुड़ते हैं वो एक समझौते के अकॉर्डिंग जुड़े होते हैं, जो कि साझेदारी समझौता या अनुबंध कहलाता है। तीसरी विशेषता है इसकी लाभ का वितरण। लाभ का वितरण मैंने अभी बताया था कि लाभ बांटने के लिए ही वो लोग साझेदारी व्यवसाय करते हैं। तो लाभ का वितरण, व्यवसाय में जो भी लाभ होता है उसको एक निश्चित अनुपात निर्धारित करके आपस में बांटा जाता है। ये साझेदारी की विशेषता है। अगला है वैध व्यवसाय का होना। वैध व्यवसाय का होना यानी व्यवसाय ऐसा हो जिसे सरकार चलाने की अनुमति देती हो। अवैध व्यवसाय ना हो कि 4 लोग मिलकर चोरी डकैती करें,
वो नहीं जो सरकार चलाने की अनुमति देती हो, जो वैध हो, वो वैध व्यवसाय का होना जरूरी है, वो साझेदारी के अंतर्गत आता है। व्यवसाय का संचालन, व्यवसाय का संचालन या तो सभी पार्टनर्स कर सकते हैं अगर वो सभी पार्टनर सक्रिय हैं तो, या सभी की सहमति जरूरी है, एक पार्टनर्स उस व्यवसाय को चला सकता है। ये साझेदारी की मुख्य विशेषताएं के अंतर्गत आता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति, समझौता या अनुबंध, लाभ का वितरण, वैध व्यवसाय और व्यवसाय का संचालन। इसमें आपने अगला टॉपिक इसमें आता है, महत्वपूर्ण टॉपिक, समझौता या अनुबंध। इसकी हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं समझौता, अनुबंध, ठहराव या साझेदारी संलेख। समझौता, अनुबंध, एग्रीमेंट, ठहराव या साझेदारी संलेख, इसे इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। पार्टनरशिप डीड। साझेदारी समझौता क्या है? जब साझेदारी की स्थापना होती है तो उन साझेदारों के मध्य जो नियम बनाए गए हैं, जो सहमति बनी है, वो सहमति साझेदारी संलेख कहलाती है। जब दो व्यक्ति व्यवसाय कर रहे हैं तो वो आपस में मिलकर ऐसे व्यवसाय नहीं चालू कर सकते। उनके बीच क्या नियम बनाए गए, व्यवसाय को कैसे संचालित करना है, तुम पूंजी कितनी लगाओगे, व्यवसाय कैसे, लाभ कैसे बांटना है, हानि हो तो क्या करना है, ऋण क्या लेना है, वो सारी बातें उस व्यवसाय की जिस संलेख में आती हैं वो साझेदारी संलेख कहलाता है। यदि साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी संलेख है। इस संलेख के अंतर्गत सारे नियम बनाए जाते हैं। जैसे अगर साझेदार जुड़े हैं तो वो पूंजी कितनी कितनी लाएंगे, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, किसी की क्षमता कम है तो नहीं, जैसे वो उन पूंजी कितनी लाएंगे। जरूरी नहीं सारे पार्टनर एक सी पूंजी लाएं, अलग अलग अपनी क्षमता के अनुसार। कभी कभी कोई पार्टनर पूंजी नहीं भी लाता है, वो साझेदारी के प्रकार में आता है, उसकी बात बाद में करेंगे कभी। तो पूंजी कितनी होगी उनकी। दूसरा, यदि लाभ हानि होता है तो उसको बांटेंगे कैसे। अगर हमने पहले डिसाइड नहीं किया कि भाई तेरे को इतना लाभ मिलना है या तुझे इतनी हानि मिलनी है, इतना लाभ मिलना है, और हम लाभ आ गया, अब तो उस पर लड़ाई कैसे बांटें। तो इसलिए इस लाभ हानि को बांटने के लिए पहले ही हम लाभ या हानि का जो वितरण अनुपात है वो निश्चित कर लेते हैं। लाभ हानि किस अनुपात में भविष्य में बांटी जानी है उसको हम ये निश्चित कर लेते हैं। उसके बाद कभी कभी कोई, मैंने बताया था कि या तो सभी साझेदार चलाते हैं या सभी की सहमति से एक साझेदार चलाता है। तो मान लेते हैं किसी फर्म में 5 पार्टनर हैं, 5 में 4 नहीं चला रहे, उन 4 की सहमति से एक चला रहा है, तो वो क्यों चलाए, 4 अपने घर पर बैठे हैं, वो व्यवसाय चलाए। तो उसके लिए एक व्यवस्था ये की गई है कि कभी कभी पार्टनर्स को वेतन या कमीशन दिया जाता है उसके अतिरिक्त कार्य करने पर। तो यदि कोई साझेदार अतिरिक्त कार्य करता है तो उसे वेतन या कमीशन दिया जाना है या नहीं, ये व्यवस्था साझेदारी संलेख में होती है। ये बात, उसमें सारी बात आगे है। यदि फर्म को अपने साझेदार से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है तो वो कितना ऋण ले सकता है और उस ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, यदि फर्म में नए साझेदार का प्रवेश होगा, मैंने बताया था साझेदारी में अधिकतम संख्या 100 हो सकती है। तो यदि वो साझेदार बढ़ाना चाहते हैं तो 100 संख्या तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि इस बीच यदि किसी नए साझेदार का प्रवेश यदि होता है तो उस समय क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी उसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में ही आपको मिलेगा। उसके बाद है फर्म या व्यवसाय, ये संस्थाएं होती हैं और संस्थाएं के अंतर्गत व्यक्ति आते जाते रहते हैं। व्यक्ति के चले जाने से उस संस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी से एक चीज संबंधित है, यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले तो अब तक जो उसने साझेदारी में साथ दिया है साझेदारों का, उस समय उन सभी लाभों का भुगतान उसकी पूंजी मिलाकर उसको करना पड़ता है। तो उस समय उसको दी जाने वाली राशि की गणना किस प्रकार की जाएगी, यह भी साझेदारी संलेख के अंतर्गत
आता है। नेक्स्ट है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन की विधि क्या होगी? ख्याति के मूल्यांकन की अलग अलग विधियां होती हैं, अभी डिटेल में टॉपिक पे इस पे बात करेंगे। ख्याति के मूल्यांकन की विधि क्या होगी, वो सारी चीजें और भी बहुत चीजें आती हैं, मैंने यहां पर महत्वपूर्ण टॉपिक लिखे हैं। उसके बाद साझेदारी संलेख लिखित या मौखिक हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फर्म ने यानी साझेदारों ने ज्यादा करीबी हैं, मान लो कोई ज्यादा क्लोज हैं या भाई हैं, वो व्यवसाय करते हैं, तो वो इस स्थिति में इस साझेदारी संलेख की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, यानी कि साझेदारी संलेख व्यवसाय में नहीं बना पाते और व्यवसाय चालू कर देते हैं। यानी कि और ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि लाभ कैसे बांटें, ऋण लिया है तो उस पर ब्याज कितना दें। तो अब साझेदारी संलेख तो बनाया नहीं है, अब किस नियमों पर चले? यानी कि यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया हो, यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया हो, तब वो कौन से नियम हैं जो इस दशा में क्रियाशील होते हैं? यानी साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले महत्वपूर्ण नियम की मैं केवल यहां बात करूंगा। सबसे पहला है, इस यहीं पर देख लेते हैं, लाभ हानि वितरण अनुपात, यानी लाभ हानि बांटने का अनुपात क्या होगा। यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो कितने ही पार्टनर सही, उनको लाभ हानि जो भी व्यवसाय में होता है वो बराबर बराबर ही बांटा जाएगा, वो बराबर बराबर बांटा जाएगा यदि उन्होंने अपने लाभ हानि की अनुपात की गणना नहीं की है, यानी साझेदारी संलेख नहीं है। दूसरा है वेतन या कमीशन। वेतन या कमीशन इस स्थिति में नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदारी संलेख नहीं है व्यवसाय में तो उसको कोई भी अतिरिक्त वेतन या कमीशन लाभ के अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा। ऋण और उस पर ब्याज, अगर हम किसी से ऋण लेते हैं या देते हैं तो दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। मान लो किसी को मैं ही ऋण दे रहा हूं तो दो बातें करूंगा कि भैया कब लौटाएगा, और दूसरी एक बात और निश्चित होगी यहां पर अभी, ब्याज की दर क्या होगी। तो साझेदारी संलेख बना ही नहीं है तो ब्याज की दर है कितनी? तो इस कंडीशन में यदि इस पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो साझेदारों द्वारा स्वयं फर्म को ऋण देने की जो ब्याज की दर है वो 6% पर एनम है। 6% वार्षिक उसको ब्याज दिया जाएगा यदि कुछ निर्धारित नहीं किया गया है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इसमें मैंने अभी बताया था, इसमें एक टॉपिक और है अभी, वो भी है, उसकी भी बात मुझे करनी है। पूंजी या आहरण पर ब्याज। पूंजी या आहरण पर ब्याज, साझेदारी संलेख की ही बात करते हैं। पूंजी या आहरण पर यदि ब्याज की व्यवस्था है ब्याज दिया जाएगा, अन्यथा व्यवस्था नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी या आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहां पर अब हम बात करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही है, सब कुछ इसी से आ रहा है क्योंकि ये सामान्य परिचय है। तो इसमें यहां दो हमें टॉपिक मिलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आगे न्यूमेरिकल में बनेंगे। इनके न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम देखेंगे। आहरण पर ब्याज और ख्याति का मूल्यांकन, ये न्यूमेरिकल के दो टॉपिक हैं। तो हम अब इन्हीं टॉपिक की बात करते हैं। पहला टॉपिक ले लेते हैं, आहरण पर ब्याज। आहरण क्या होता है? जब व्यवसाय का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए व्यवसाय से कोई पैसा निकाल लेता है तो वो राशि आहरण कहलाती है। ड्राइंग्स इसको बोलते हैं। आहरण करने से व्यापारी द्वारा लगाई गई पूंजी कम हो जाती है। तो जिस तरह अब व्यवसाय से पैसा कम हुआ है, तो व्यवसाय से पैसा कम हुआ है, व्यापारी अपने घर ले गया, तो वो व्यवसाय द्वारा उस पैसे पर ब्याज लगाया जाता है, यानी कि आहरण पर ब्याज की व्यवस्था भी होती है। कभी कभी कुछ व्यापारी लाभ अपने एक सैलरी बांध लेते हैं या वो निकालते रहते हैं व्यवसाय में, तो उस पर एक ब्याज देते हैं जो कि व्यवसाय की इनकम है। याद रखना, व्यवसाय की इनकम है और व्यापारी का खर्चा है।
यहाँ पे पृथक व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार 11वीं में पढ़ा होगा आपने कि व्यापार अलग होता है, उसका स्वामी अलग होता है। तो आहरण पर ब्याज व्यवसाय की आय और व्यापारी का खर्चा है। यहाँ पर आहरण के अलग अलग टॉपिक हैं, उसमें हम बात करते हैं। यदि कोई व्यापारी एक निश्चित राशि, यहां पर एक टॉपिक बनता है समान राशि और समान समय, यानी एक समान राशि एक निश्चित समय, समान समय की जगह अगर हम निश्चित समय कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समान राशि निश्चित समय, जैसे वो हर माह 1000 रुपये प्रत्येक मंथ के शुरू में ही निकाल लेता है, यानी कि प्रारंभ में 1000 रुपये हर महीने के प्रारंभ में, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, इस तरह वो 12 महीने तक 1 दिसंबर में लास्ट किस्त, यानी 1000 गुणा 12, टोटल मिला के उसने 12,000 रुपये आहरित किए हैं। दूसरा है 1000 रुपये ही प्रत्येक मंथ के अंत में निकालता है, यानी कि यहां पर अब वो 31 फरवरी, तो 31 नहीं, फिर भी चले मान लेते हैं कि लास्ट में ही, जनवरी 31, फिर फरवरी, फिर मार्च, इस तरह ये भी 12,000 रुपये ही लास्ट में निकाल रहा है। तीसरा है 1000 रुपये प्रत्येक माह के मध्य में, मध्य का मतलब 1 तारीख और 31 ना हो, बीच में 10 या 15 के आसपास तारीख हो, यानी कि हम मान लेते हैं 15 जनवरी, 15 फरवरी, इस तरह ये भी 12,000 रुपये प्रत्येक मंथ निकालता है। अब मान लेते हैं कि आहरण पर ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। अब एक बात सोचने की यह है कि उसने जो जनवरी में किस्त ली थी, हम अब ब्याज जो लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे प्रति वर्ष, मान लेते हैं 31 दिसंबर को, यानी कि जो जनवरी में किस्त ली थी वो पूरे 12 महीने की बैठी, जनवरी से दिसंबर तक। जो फरवरी में किस्त ली थी वो तो जनवरी से मतलब नहीं, उस पर ब्याज लगेगा 11 महीने का। क्यों? क्योंकि फरवरी से मैं किस्त ली है 1 फरवरी को, तो जनवरी खत्म, फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 माह, फिर इसी तरह मार्च में 10 का, और इसी तरह ये उल्टी गिनती चालू जाएंगी, 12, 11, 9, 8, 10, इस तरह ये सब लास्ट में आके दिसंबर वाली किस्त पर हम केवल 1 माह का ब्याज निकालेंगे, यानी 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और दिसंबर में 1, यानी हमें यहां 12 कैलकुलेशन करनी है। 12 कैलकुलेशन कैसे करनी है कि 1000 गुणा इंटरेस्ट, मैंने बताया 5%, पूरे साल का निकालना है तो 12/12 नहीं निकालते, लेकिन जब इसका निकालेंगे 1000 गुणा 5/100, और जितने महीने का निकालना है 11/12, उसमें भी 1000 गुणा 5/100 गुणा 10/12, 1000 गुणा 5/100 गुणा 9/12। आप देख रहे हो यहाँ 12 कैलकुलेशन पड़ेंगी, और जबकि एक छोटी सी बात थी कि व्यापारी ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि आहरित की है। अब 12 कैलकुलेशन और छोटी सी बात, तो इसी को शॉर्ट में थोड़ा कर दिया गया है। इसके क्या नियम है वो मैं बता रहा हूं कि हम 12 बार ब्याज न निकाल कर कोई एक ऐसी ट्रिक लगाएं कि ये सारा ब्याज एक ही साथ आ जाए। तो उसके लिए हमें ये करना है, वो आपको याद रखना है। आप यदि ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, 12 कैलकुलेशन करके देखना, 1000 पर 12 महीने का, फिर 1000 पर 11 महीने का, फिर 1000 पर 10 महीने का, फिर 1000 पर, ऐसे घटा घटा के 12 कैलकुलेशन करना, और उन 12 ब्याज को जोड़ोगे तो वो ब्याज इस रूल्स के अकॉर्डिंग उतना ही होगा जितना मैं बता रहा हूं। यदि आहरण एक समान राशि और निश्चित समय पर किया जाता है, जैसे वर्ष के हर माह के प्रारंभ में मैंने यहां लिया है, तो उस पर लगाया गया ब्याज 6.5 माह के बराबर माना जाता है।
यानी आप 12 कैलकुलेशन जो करेंगे वो ब्याज आप 6.5 माह का लगा दो, वो कैलकुलेशन के बराबर होगा। यदि वर्ष के अंत में किया जाता है तो उस पर लगाया गया ब्याज 1/2 माह के बराबर होगा, और यदि मध्य में किया जाता है तो ये 6 माह के बराबर ब्याज होगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी, यहां पर हमें टोटल ड्राइंग लेना है। अभी मैं हजार रुपए ले रहा था क्योंकि मैं मंथली ब्याज निकालना था, अब मुझे पूरे वर्ष का एक साथ निकालना है, तो पूरे वर्ष का मैंने यहाँ 12,000 इसीलिए लिखा था कि हर महीने निकालना है, साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया 12,000। अब 12,000 गुणा 5% मैंने माना है, प्रश्न में और भी हो सकता है, गुणा, अब यह देखना है प्रश्न में कि उसने आहरण कौन सी डेट पर किया है। यदि प्रारंभ में किया है तो गुणा ये 6.5 माह का ब्याज, और यदि अंत में किया है तो यही 12,000 गुणा 5/100 गुणा 5.5 माह का ब्याज, और यदि मध्य में किया है तो 12,000 गुणा 6/12 ब्याज। ये ब्याज उन 12 जो कैलकुलेशन की जाती है वो 12 कैलकुलेशन ना करने की जरूरत पड़ेगी यदि आप इसको याद रखेंगे कि यदि प्रारंभ में किया जाएगा, एक 6 का बात याद रख लो, 6.5, 6 और 5.5, 6.5 बीच में 6 और फिर 5.5, ये कितनी देर की हो गई, ये समझ में आया होगा। आहरण पर ब्याज के बहुत लंबे टॉपिक हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा इतना ही बता रहा हूं क्योंकि यहाँ यूपी बोर्ड में आहरण पर ब्याज पर इतना ही टॉपिक आता है, वैसे इसके बहुत टॉपिक हैं। आगे यदि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा उस समय, आपकी बुक में भी इतना ही दिया है। अब बात करते हैं ख्याति की। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरह समझना। अगर साझेदारी पढ़ रहे हैं तो ख्याति तो पढ़नी ही पड़ेगी, ख्याति आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो ख्याति का टॉपिक डिफिकल्ट भी है, ख्याति क्या होता है पहले नॉर्मली बात करेंगे। आपने देखा होगा कि घर पर कोई सामान मंगाया जाता है, मम्मी या पापा जब कोई सामान मंगाते हैं तो मोस्टली बच्चों से ज़्यादा कहते हैं कि अरे उसकी दुकान से लाइए, और जबकि वो चीज़ पड़ोस में भी मिलती है या दूसरी दुकानों पे भी मिलती है। तो इस बात पर क्यों जोर दिया जाता है कि भैया उसकी दुकान से ही लाना, क्यों कहा, यानी कि एक स्पेशल व्यापारी का नाम लेकर आपको बताया जा रहा है, यही ख्याति है। यानी कि जब व्यक्ति का नाम बिकने लगता है तो उस व्यक्ति को एक सामान्य लाभ के अतिरिक्त जो लाभ होने लगता है वो ख्याति की वजह से होता है। यानी कि एक शॉर्ट में बोलेंगे कि व्यापारी की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। व्यापारी की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। यदि व्यक्ति एक जूता ले लेते हैं, उस पर जूते पर अगर किसी बढ़िया कंपनी का टैग लगा है, रेड चीफ, वुडलैंड, तो भले ही वो जूते की क्वालिटी ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको देखकर ये बोलेगा कि ये 2,500-3 हज़ार से कम नहीं होगा। और वही बढ़िया क्वालिटी का जूता हम लेकर रेड चीफ का जूता लें और उस पर टैग हटा दें या ऐसी लोकल टैग लगा दें तो कोई नहीं मान सकता कि ये 2,500-3 हज़ार का जूता होगा। नाम बिकता है, जब व्यक्ति का नाम बिकता है तो वो ख्याति होती है, और इस ख्याति की वजह से वो संस्थाएं अतिरिक्त लाभ कमाने लगती हैं तो वो ख्याति ही कहलाती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कह दें कि अच्छे व्यापारिक संबंध एवं व्यापार की नेक नामी के कारण जो लाभ कमाया जाता है वो ख्याति कहलाता है। यहां पर ख्याति, बहुत सारे साझेदार फर्म में कार्य करते हैं, तो कुछ बिजनेस उनके नाम की वजह से भी चलता है, उसको लगता है भाई वो व्यक्ति जुड़ गया, चलो उसके साथ करते हैं। तो यहाँ पर उस साझेदारी व्यवसाय में कुछ लाभ ख्याति का भी मिलने लगता है। अब किस साझेदार की नाम की वजह से कितना लाभ अतिरिक्त हो रहा है वो कैलकुलेशन ख्याति के मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी। ख्याति का मूल्यांकन, मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती क्यों है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती क्यों है, कब किन परिस्थितियों में हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं जब किसी फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश होता हो। इस स्थिति में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
ख्याति के, क्योंकि मान लेते हैं अब तक फर्म में ए, बी और सी 3 साझेदार थे। यदि इसके बाद वो डी को प्रवेश लेना चाहते हैं, तो यदि उन्होंने यहां ख्याति का मूल्यांकन नहीं किया और ऐसी फर्म में बनी रहने दी और आगे कहीं चलकर ख्याति का मूल्यांकन किया जा रहा है, जब डी भी शामिल हो गया है, तो डी को इनकी ख्याति में से भी हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए यहां पर ख्याति का मूल्यांकन जरूरी होता है, ताकि यहां पर ख्याति को मूल्यांकित करके ये लोग आपस में उसका लाभ ले सकें और डी को उसका लाभ नहीं मिल सके, क्योंकि डी उस स्थिति से फर्म में लाभ का भागीदार होता है जिस स्थिति को वो फर्म में जुड़ता है। तो यहां तक के जितने भी लाभ हानि हुए हैं वो सब पुराने साझेदारों के होते हैं, इसलिए इन चीजों की कैलकुलेशन उस स्थिति पे करनी पड़ती है, यानी कि जब नए साझेदार का प्रवेश हो। दूसरी है जब फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता हो। अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब वो साझेदार जा रहा है तो वो अपने सारे लाभों को लेकर जाता है, जिसमें एक लाभ उसका ख्याति का भी होता है, तो वो उस ख्याति के लाभ की कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ती है ताकि उसको हिस्सा दिया जा सके। मृत्यु की दशा में भी यही कंडीशन है, उसके घर वालों को ये कैलकुलेशन करके दी जाती है। उसके बाद यदि हम अपने व्यवसाय को बेच रहे हैं तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, या हम अपने व्यवसाय को कंपनी में परिवर्तित करा रहे हैं तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो ख्याति का मूल्यांकन जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल्स में भी आता है, इसकी बात न्यूमेरिकल्स की बाद में करेंगे, केवल हम यहाँ थ्योरी समझेंगे। ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? तो ख्याति के मूल्यांकन की सबसे पहली विधि है औसत लाभ विधि। इसे एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। औसत लाभ विधि, ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभों के आधार पर किया जाता है। औसत लाभ क्या होते हैं? औसत लाभ ये होते हैं, मान लीजिए हम कोई फर्म चला रहे हैं, हमने पहले वर्ष में 15,000 कमाए, अब ऐसा तो नहीं दूसरे वर्ष में भी 15 कमाए या उससे भी पहले, एक लाभ की दर तो घटती बढ़ती रहती है। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर हमने फिर 18 कमाए, फिर नेक्स्ट ईयर हमने कितने कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, 12 कमाए। कभी हमारा लाभ 15, फिर बढ़ा, फिर घटा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि लाभ की सामान्य दर क्या है तो हम बता नहीं पाएंगे, हम बताओ कितना कमाया। 3 साल बाद यदि हमसे कोई पूछता है तो हम उसे एक एवरेज बताएंगे कि हाँ भाई लगभग इतना कमा लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? जितने वर्षों का हम लाभ जोड़ते हैं, जितने वर्षों का लाभ हम जोड़ते हैं उतने वर्षों की संख्या से ही भाग करके लाभ का एवरेज ज्ञात कर लिया जाता है। यहां पर हमने 3 लाभ जोड़े, 15,000, 18,000 और 12,000। कितने लाभ जोड़े? 3 वर्षों के लाभ जोड़े, तो इन्हें 3 से ही डिवाइड करना है, यानी ये हो गए 45,000। 3 से भाग करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम कह सकते हैं ना किसी को 15 बताना, ना किसी को 18, ना 12, कहते हैं हाँ नॉर्मली हम 15,000 रुपए साल के कमा लेते हैं। तो ये एवरेज प्रॉफिट है। जितने वर्षों की लाभ जोड़ा जाता है, हानि यदि होती है तो उसको घटाया जाता है, जितने वर्षों के लाभ या हानि जोड़े जाते हैं उतने वर्षों से संख्या से उसको भाग देकर एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। अब यहाँ ख्याति का मूल्यांकन कैसे करना है? एवरेज प्रॉफिट के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन, औसत लाभ के आधार पर हमें औसत लाभ निकाल लिया है। अब यहां पर एक फॉर्मूला आता है कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू कितने वर्षों के क्रय के बराबर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। आपको प्रश्न में बता देता है कि ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के बराबर या 3 वर्ष के क्रय के बराबर, जैसा भी प्रश्न में बताए, एवरेज प्रॉफिट निकालकर उस प्रश्न में दी गई वर्षों की संख्या से गुणा कर दी जाती है। कभी कभी नहीं देते, ये कह देते हैं एवरेज प्रॉफिट ही ख्याति होती है। तो मान लेते हैं 2 वर्षों के क्रय के बराबर हमें ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो यहां पर हमारी ख्याति आएगी 30,000 रुपए। औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना। दूसरा टॉपिक है अधिलाभ के आधार पर।
या अधिलाभ विधि भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ। अधिलाभ मतलब एक अतिरिक्त लाभ। हमने सोचा है कि हमने किसी व्यवसाय में एक सामान्य लाभ की दर होती है। मान लीजिए मैं कहीं बिजनेस कर रहा हूं और मुझे कहीं 1 लाख रुपए लगाने पड़ रहे हैं, तो मैं ये सोचूंगा, पूछूंगा भाई कितने कम जाएंगे, तो वो मतलब कोई कह रहा है कि भाई 10% तुम हर साल 10,000 रुपए से कमा लोगे। यानी कि व्यवसाय करने से पहले उसकी इनकम का अनुमान लगाया ही जाता है, सभी लगाते हैं। तो जो इनकम का अनुमान लगाया जा रहा है वो सामान्य लाभ की दर कहलाती है, लाभ की सामान्य दर। मान लीजिए मैंने कहीं 1 लाख लगाया, तो बैठ जाऊं कितना आएगा, मैं सोचूंगा भी मुझे 1 लाख से कितने प्रॉफिट मिल सकता है, तो जो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि इतना प्रॉफिट मुझे मिल सकता है, वो लाभ की सामान्य दर है। यहां पर मैंने लाभ की सामान्य दर 10% मानी। 1 लाख लगाकर पूंजी पर हम एक दर मान दें कि इतना तो मिल जाएगा, वो सामान्य दर है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हमने देखा वर्ष के अंत में कि मुझे प्रॉफिट तो 12,000 का हो गया, 12,000 का प्रॉफिट हो गया, और जबकि मैंने लाभ की सामान्य दर मानी थी 10%, यानी 1 लाख पर 10,000 रुपए। अब ये 2,000 हैं, ये मेरा अधिलाभ है। यानी सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है, यानी कि जो वास्तविक लाभ हमने कमाया है, वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, इस तरह हम सुपर प्रॉफिट की अधिलाभ की गणना कर सकते हैं। यानी कि एक्चुअल में हमने कितना कमाया, वास्तव में कितना कमाया, और हम कितना सोचे बैठे थे, जो अधिक कमाया वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। बाकी की वही आ जाता है। फिर गुडविल हम कैसे निकालते हैं? हम गुडविल निकालने के लिए यहां पर हमने करा था एवरेज प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। यहां पर हम करेंगे सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। यह सुपर प्रॉफिट मेथड था। यहां पर हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक औसत लाभ के आधार पर, एक अधिलाभ के आधार पर। औसत लाभ के आधार पर लाभ का औसत बनाकर ख्याति निकाल दी जाती है, और यहां पर अधिलाभ के आधार पर ख्याति निकाल दी जाती है। तीसरा टॉपिक है पूंजीकरण विधि। तीसरा टॉपिक है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी हमने 2 लाभों की बात की थी। एक बात की थी हमने एवरेज प्रॉफिट की, और दूसरी बात की थी सुपर प्रॉफिट की। यहां पे 2 लाभों का कैपिटलाइजेशन कर दिया जाता है, एक एवरेज प्रॉफिट का, एक सुपर प्रॉफिट का। तो सिंपल से सूत्र हैं इसके। हम गुडविल निकालना है, गुडविल की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू, मान लीजिए यहां पे हम लिख देते हैं गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट क्या था? जो अभी मैंने लाभ की सामान्य दर बताई थी कि हम इतना सोचकर चलते हैं। जैसे यहां 1 लाख पर मैंने 10,000 10% मानी थी, वो यहां 10% आएगा। जितना भी होगा ये आपको प्रश्न में मिलेगा, माइनस नेट एसेट्स। एवरेज प्रॉफिट आप निकालना जानते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या आपको उसमें मिलेगा क्वेश्चन में, और माइनस नेट एसेट्स जो हमारी शुद्ध संपत्तियां व्यवसाय में लगी हुई हैं, वो इसकी कैलकुलेशन करके घटा देंगे तो हमारी गुडविल पता चल जाएगी। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू
100 और नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। इसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। यहां पर माइनस करने की जरूरत नहीं है, केवल सुपर प्रॉफिट के आधार पर आप गुडविल निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसमें समझ में आपके आया होगा। अगले टॉपिक में जब हम मिलेंगे तो इनके न्यूमेरिकल्स पे मिलेंगे। ये सारे इसको टॉपिक हैं। अब जो अगली वीडियो हम डालेंगे उसमें इनके न्यूमेरिकल्स की बात